क्या है योग्य कर्म? अयोग्य कर्म क्या है और योग्य कर्म क्या है? कौन सा कर्म है इस योग्य कि हो और कौन सा अयोग्य है? मुझे मुझसे दूर ले जाए और मेरी तरफ मुझे ले जाए ग्रामीण उतरा हुआ करना। जैसे आपने सवाल पूछा था तो एक जवाब आया और वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल जवाब था। ठीक है, जैसे हर चीज़ का एक कॉमन जवाब हो सकता है और वो गलत नहीं प्रूव किया जा सकता। जैसे हर काम जो इनअटेंशन में होगा वो ऐसा है, जो टेंशन में होगा वो ऐसा है। दूसरा, मैम ने भी एक बात की और सारे आंसर सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? या चीज़ समझ नहीं आती इस वजह से हम ये इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, या कोई एक बहुत बेसिक तरीका हो सकता है पूरे हमारे 24 घंटे में से जिसमें हम योग्य और अयोग्य को डिफाइन कर पाएँ। ये देखो, पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर होता है। कह रहे हो आंसर कंसेप्चुअल है, कैसे पता कि कंसेप्चुअल है? हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट ही है, कोई भी शब्द कॉन्सेप्ट ही है। शब्द का तो मतलब ही है कॉन्सेप्ट। कोई कुछ भी कहेगा वो कॉन्सेप्ट ही है। योग्य अयोग्य सब, ये पूरा जो हाथ में तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही है। कोई कभी भी कुछ भी कहेगा तो कंसेप्चुअली ही कहेगा। कंसेप्चुअली कहने के अलावा और कुछ कहा जा ही नहीं सकता। तो इसमें कोई क्या कह रहा है ये बड़ी बात नहीं है। रिले तो हमेशा कॉन्सेप्ट ही किया जाता है। हाँ, उससे सुनने वाले की समझ उठी कि नहीं उठी और वो फ्लैश आया कि नहीं आया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो शायद बात ये है कि सामने वाले ने जो कॉन्सेप्ट फेंका वो कॉन्सेप्ट मेरे काम नहीं आया। जो भी कोई कभी दूसरा कहेगा वो कॉन्सेप्ट के अलावा क्या कहेगा? और तुम्हें कैसे पता कि वो जो कह रहा है वो उसको समझता भी है कि नहीं समझता है? ये दावा तो कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बात को अपने तक ही सीमित रखना होगा कि मैं कैसे जानूं। जिन्होंने इन बातों को साक्षात सुना होगा उन्होंने भी पता नहीं क्या अर्थ निकाल दिए होंगे, जबकि बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है उसमें सबसे सरल है धम्मपद। बाकी के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो तो बहुत ज़्यादा गूढ़ होते जाते हैं। तो सबसे सरल बात है वो हम सामने लेकर के आए हैं। थोड़ा और ज़मीन पे जा कर के देखते हैं। कभी भी कुछ भी स्थिति हो उसमें क्या करने लायक होता है और क्या नहीं करने लायक होता है। सब व्यंजन से जो होता है ये यूज धातु है, इससे यूज का मतलब होता है योग्य। इसमें जब यह प्रत्यय लग जाती है तो योग्य हो जाता है। योग्य का मतलब जुड़ने के लायक। योग्य का अर्थ होता है जुड़ने के लायक, और योग का मतलब जो जुड़ने के लायक ना हो। तो क्या है जो जोड़ने के लायक? यही तो सवाल है, कैसे पता चलेगा? कभी भी किसी भी स्थिति में क्या है जो है करने लायक? कैसे पता होता? हम दिन रात काम करते हैं, दिन रात ही कुछ ना कुछ एक्शन चल ही रहा है। कैसे पता चलता है कि कौन सा काम करने लायक है? कुछ ना कुछ तो उसमें निर्णय लिए ही जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं।
कैसे पता चलता है क्या योग्य है क्या अयोग्य है? सर वो सबके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उस हिसाब से जो उसको लगता है कि हाँ ये उसका उसूल है, उसको सही लगता है, राहुल उसको खुशी होती टेंशन है, नहीं है, सीधे होती है। उसे खुशी होती है जो करके, उसको लगता है कि ये उसका उसूल है, करना चाहिए। करते तो हम यही है। क्वेश्चन इज कि क्या हमें जिस चीज़ से खुशी मिल रही क्या वो योग्य है? मेरे लिए योग्य होना और योग्य होना, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन दो चीज़ों में बहुत स्पष्ट अंतर होना चाहिए। क्योंकि मेरा योग्य मेरे स्वार्थ से निकल सकता है। हम कैसे फैसला करते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में हमेशा क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है? कैसे करते हैं? जो हमें अभी तक पता है, जितना भी, जो चाहे एक्सपीरियंस से चाहे कहीं से कुछ जो नॉलेज बेस अभी तक है, उसके बेस पे हम उस समय वो डिसीजन ले लेते हैं। आगे जाके अगर वो करा हुआ काम कुछ हमें फ़ायदा नहीं देता तो अगली बार हम कुछ और करते हैं कि नहीं, हमारा नॉलेज बेस अपडेट हो गया थोड़ा, अब कुछ और करते हैं। कोई भी चीज़ जो फ़ायदा दे रही है, पहले से पता है कि ये फ़ायदा देगी, वो चीज़ करते हैं। जिसका कुछ पता नहीं वो नहीं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमें गुस्सा आ रहा है किसी पे भी, किसी इंसान पे, मान लो कि हस्बैंड उस पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि अंदर ही अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन जब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो गुस्सा क्यों है, तो वो योग्य कर्म है कि हमें पता चलता है कि वो हमारी ही ये है कि हम सोच ही नहीं रहे हैं, कि हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सामने वाले को, और उससे एक्सपेक्टेशन के चक्कर में गुस्सा कर रहे हैं और उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे। तो वो जब पता नहीं है कि गुस्सा आ रहा है किस वजह से, वो अयोग्य कह सकते हैं। और जो जब जान लिया कि इस वजह से गुस्सा था कि उसमें कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन छुपी हुई है, वो योग्य है। बोलिए जी, कैसे पता चले क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है? सर टेंशन से ही पता लग सकता है। जैसे रिवर्स ही वाली स्टोरी थी, तो रिवर्स इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि ये काम ठीक नहीं है कि हम सी से मिल रहे हैं, लेकिन बाद में अटेंशन अगर दिया जाए तो समझ में आता है कि हाँ वही एक है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अटैचमेंट है, इच्छा जुड़ जाती है, तब हम उसमें फिर अपने फेवर्स में कुछ ना कुछ लॉजिक्स निकालते हैं। पता ही नहीं होता है इनफैक्ट कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बस चलता रहता है। फेसबुक में अभी शायद वीडियो अपलोड किया है रिलेटेड टू डूइंग एंड हैपनिंग, व्हाट इज डूइंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, तो उसी से ही संबंधित है। और हम कुछ भी करेंगे उसके पीछे लॉजिक तो हम निकाल ही लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके पीछे भी लॉजिक्स हैं। जहाँ तक समझ पा रही हूँ, अगर कोई भी कर्म जो है वो डिसीजन के द्वारा हो रहा है तो उसमें पास्ट का इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। फिर वो एक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना नॉलेज बेस रहा है, उसका ही प्रभाव होगा, तो उसमें तो लॉजिक आएगा ही आएगा। और तर्क जैसा हम लोग समझ पाए हैं, तर्क दोनों तरफ से दिया जा सकता है। तो मेरी जो इच्छा होगी, मेरा जो उसमें इंटेंशन होगा, मेरा जो भी निकालना होगा वो मैं निकालूंगी। तो ये समझना मुझे ज़रूरी लग रहा है कि डिसीजन से कर्म होना चाहिए।
योग्य मीन्स जिसमें किसी भी तरह का कुछ गलत जैसा, यानी कि किसी को गलत मीन्स नॉट एग्जैक्टली द पॉजिटिव, वो गलत है वैसा कुछ ना खुद करना ना किसी को प्रेरित करना, वो सारा योग्य है मेरी समझ से। और वो गलत को कौन डिफाइन करेगा, कैसे पता कि गलत है? सर्टेनली कुछ वो कॉमन एक्सेप्टेड चीज भी तो होती है, जैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, सबको पता है करनी चाहिए, दैट इज डूइंग राइट। अगर वो कर रहे थे, नहीं कर रहे तो फिर वो सभी बोलेंगे गलत कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट अंदर से आ रही है कि ऊपर से आ रही है? सर कोई काम करे और वो मन से अटैच ना हो, मन में बैठे ना उसकी, उस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मन में अगर अटैच ना हो तो मे बी वो करनी होगी, जैसे आपने बताया था लास्ट सेशन। फिर तो डिसाइड ही नहीं करेंगे योग्य है या नहीं है। अगर तो कुछ कर रहे हो और उसकी कोई भी अगर वो चीज सिर्फ बाहर से आ रही तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रह सकती, फिर वो फिर शॉर्ट टर्म ही रहती है। आई थिंक ये गुणों की इज्जत की बात जो है, ये शास्त्रों में भी बड़ा कौन है, ये 3 तरह से डिफाइन किया गया है। एक कहते हैं आयु वृद्ध, एक कहते हैं प्रज्ञा वृद्ध, एक कहते हैं ज्ञान वृद्ध। तो प्रज्ञा वृद्ध या ज्ञान वृद्ध कम आयु का भी हो सकता है, तो किसकी इज्जत करनी चाहिए, जो आयु वृद्ध है उसकी या जो प्रज्ञा वृद्ध है उसकी? तो ये वृद्धता कोई मापदंड नहीं हो सकता किसी के सम्मान का। मैंने पढ़ा है शास्त्रों के हिसाब से कि धर्म बौद्धिक शास्त्र है, तो कर्म को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, अकर्म, विकर्म और कर्म। तो पता नहीं यहाँ पर कितना रेलेवेंट रहेगा बोलना, मतलब कि उसमें थोड़ा सा ऑथराइजेशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि हम अगर जैसे किसी ने बोला कि हम अगर डिसाइड करेंगे कोई भी काम करने को तो हम लॉजिक दे ही देंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन अच्छा है या गलत है, अब डिबेट होगा तो दोनों साइड में बोल देंगे। अगर पॉजिटिव करना है तो भी लॉजिक दे देंगे, नेगेटिव करना है कोई भी काम, कोई भी A to Z, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा यूनिवर्सली ये सही है गलत है, उसके लिए कोई बोनाफाइड अथॉरिटी या कुछ होना चाहिए, यूनिवर्सली ये ठीक है या गलत है। अब जो टेररिस्ट है उनसे पूछिए आप ये जो कर रहे ठीक है, तो बोलेंगे हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अपने कम्युनिटी वालों के लिए, उनके अधिकार के लिए। नेक्सलाइट वो बोलेंगे हमने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। एक सेंट बोलेगा मैंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? लाइफ दोनों सेक्रीफाइस की है, अपना त्याग कर दिया, लेकिन इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन डिसाइड करता है कि कर्म योग्य या अयोग्य, तो कर्म इज अकर्म, अकर्म या विकर्म। इंटेंशन तो एक ही था ना दोनों का, सेक्रीफाइस करना। नहीं, इंटेंशन सेक्रीफाइस करना नहीं था, वो तो एक वजह बन गया कि उस काम को, पर्पस को फुलफिल करने के लिए सेक्रीफाइस करना जरूरी था। एक व्यक्ति को समाज में शिक्षा देने के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उसको मतलब घर छोड़ के और एक वो लाइफ जीना पड़ेगा, बट पर्पस ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए, या मतलब टेररिस्ट भी अच्छा पर्पस था उसका कि भाई मेरे साथ वालों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। हाँ वही तो, अब लॉजिकली तो दोनों अपने को जस्टिफाइड कर रहे हैं, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि यूनिवर्सली क्या सही है? इसके लिए बोनाफाइड अथॉरिटी चाहिए, विच इज लाइक शास्त्र। नहीं, हम यूनिवर्स थोड़ी हैं, हमें अपनी जिंदगी का देखना है ना। तो फिर अगर उस तरह से देखें तो एक पुलिस भी अपनी जगह सही है और एक चोर भी सही है, मतलब तो फिर अपने साथ हम सबकी एक आदमी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, चोर को अपना काम। हमारे लिए क्या योग्य है, क्या योग्य है, जो हम जिसमें हमारा हित हो लेकिन दूसरे का अहित ना हो, एटलीस्ट मिनिमम ही। सर्फेस लेवल पे तो हर एक का योग्य कर्म अलग अलग होगा, अपनी समझ से जो भी करता है और जिसमें उसका हित है वही उसके लिए योग्य कर्म होगा। जो उसे ठीक लग रहा है वो कर रहा है, वो योग्य रहता है वो भी। सारा कुछ योग्य, सारा कुछ अयोग्य। मैं का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जिस भी एक्शन में, वो सारा योग्य होना है। मैं इज इक्वल टू अवेयरनेस, इज इक्वल टू अलर्टनेस।
सर हम साधारण जिंदगी में ज्यादातर कार्य सुख के लिए ही करते हैं कि हमें ये बाद में सुख देगा। तो अगर हम दुख के कारणों को समझ पाए कि ये जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, इन सारी भावनाओं से निकले हुए जो कार्य हैं वो आगे चल के दुख कारक होते हैं, तो शायद हम योग कर्म समझ पाए। ये कैसे पता है कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह ये आगे चल के दुख कारण होते हैं? अभी तक की जिंदगी देखें तो हम समझ सकते हैं, हमने जो भी होगा, किसी ने किसी अप्स एंड डाउन तो सबने फेस किया होगा। तो अब अगर अपने डाउन के कारणों को पीछे देखें तो होता है कि उम्मीदें, आशाएं जब वो टूटती हैं तो हाँ दर्द होता है, दुख होता है। न टूटे तो कुछ और बढ़ेगी, वो कुछ और बढ़ेगी, कभी कुछ और टूटेगा, वो फिर एक बीज बन जाएंगी। न टूटा पर सर वो तो देखा गया ना कि टूटती है, एक नहीं टूटेगी। दुनिया जिस तरीके से जा रही है उसमें बहुत तरीके आ गए हैं उम्मीदों के लगातार बने रहने के, न टूटने के। जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जैसी इकोनॉमिक्स है, जैसी टेक्नोलॉजी है, तो उम्मीदें लगातार कायम रह सकती हैं। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी कोई ना कोई कारण है। लाइट चली गई है तो जनरेटर हो सकता है, जनरेटर भी नहीं है तो इन्वर्टर हो सकता है, बैकअप पे बैकअप है, उम्मीदें कायम रह सकती हैं। मौत का डर है तो क्लोनिंग है, उसके बाद भी कोई बहुत डर है तो इंश्योरेंस है, उसके बाद भी ये उम्मीद हो सकती है कि आप अपना एक सेल छोड़ के चले जाएं, उस सेल से कभी कोई दूसरा ही खड़ा हो जाए। तमाम चीज़ें हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपके मौत के आखिरी दिन भी कोई ऐसी दवा आविष्कृत हो सकती है कि आप 50-100 साल और ही जी जाएं। हम कैसे फैसला करते हैं क्या सही है क्या गलत है? हम तो सर हम लोग अपने दायरे में फैसला कर दें, अब पता नहीं वो सही हो या गलत हो। बोलता है कि ठीक है, मेरे हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस देखिए। वैसे तो सही गलत कुछ होता ही नहीं है, एक के लिए अगर वो सही है तो शायद वो दूसरे के लिए गलत होगा। सही इस अर्थ में कि करनी है, करा जाए, करने योग्य। अपनी चेतना से जो कुछ कर रहा है तो हर कोई चेतना से ही कर रहा है। कौन कहेगा कि मैं बेहोश हूँ तब कर रहा हूँ? ये चला ही लेते हैं बहुत गर्मी में। ये कौन कहेगा कि मैं बेहोश हूँ तो नाच रहा हूँ? और कहेगा कि बात नहीं है, बेहोश को खुद भी कहा बहुत पता है कि मैं बेहोश हूँ। कैसे फैसला करते हैं क्या करें क्या ना करें, कैसे करते हैं? बहुत कर्तव्य हमें बताया गया है शुरू से कि हाँ ये करना चाहिए, तो फैसला करते हुए नहीं बताया गया है तो ये करें, और ये बताया गया गलत है तो इसे ना करें।
देखो क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, इसमें मूल बात ये भी है कि किसके लिए वो करने लायक है, कौन है जो वो काम करने जा रहा है। उस बात का फैसला करे बिना ये फैसला करा ही नहीं जा सकता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं, आप हो ही वही जो अपने आप को आप सोचते हो। ठीक है ना? ईमानदारी से बताइए, आज आपकी खोपड़ी के कंटेंट साफ कर दिए जाएं और नए कंटेंट भर दिए जाएं, मुदित जी का नाम रख दिया राधा कृष्णन, ठीक है, और मुदित जी के दिमाग में इंफॉर्मेशन लोड कर दी गई कि मॉरिशस के रहने वाले हैं और वहाँ ही उनका घर है, और ये भी बता दिया गया कि वहाँ पर ही उनका एक 2 लोगों का परिवार है। अब मुदित जी कहीं से भी जिंदा बचे हैं क्या? कहीं से भी? अब राधा कृष्णन के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ राधा कृष्णन है जो बार बार कहेगा मुझे मॉरिशस जाना है, वहीं मेरा घर है। ठीक है ना? उसका नोएडा से कोई लेने देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं। निश्चित रूप से मुदित जी के लिए जो ठीक था वो राधा कृष्णन के लिए ठीक नहीं हो सकता। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए क्या ठीक है, किसके लिए क्या ठीक है? किसके लिए क्या ठीक है? हम इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मेरे लिए क्या योग्य है करने के और क्या अयोग्य है, और वो कौन है जिसको कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, वो कौन है? उस टाइम पे उस सिचुएशन के सामने जो है, नॉट इवन एक मोमेंट पहले वाला, उस तभी जो भी है, और वो क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल टिल द लास्ट मोमेंट, उसका सम टोटल जो है वो। तो बात यहाँ तक तो बिल्कुल नीट है, एकदम साफ। और वो जो सम टोटल है उसको पहले से ही अच्छे से पता है कि क्या करने योग्य है, उसकी डेफिनेशन ही यही है। वो अपने इंटरेस्ट्स और डिसइंटरेस्ट्स का ही तो सम टोटल है, वो और तो कुछ है ही नहीं। फिर जब वो फैसला ले रहा है तो ये बात पूछनी ही फालतू है कि क्या करें क्या ना करें। वो जो ही करेगा वही उसके लिए सही है, वो उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता। कौन है जो अपनी अच्छाई या बुराई देख रहा है? कौन है?
कौन है जो देखता है अपनी अच्छाई बुराई? क्या करूं क्या ना करूं, ये कौन फैसला कर रहा है? चेतना या अवेयरनेस नहीं, थोड़ा उसमें जाके देखिए। आप जब भी करते हैं तो कौन है जो उस वक्त पे फैसला ले रहा होता है? मन तो उस वक्त में जो आइडेंटिटी है, अगर मैं बोलूँ मेरे बेटे के लिए क्या है, उस वक्त मैं माँ हूँ, तो वो माँ जो है वो आइडेंटिटी, वो सोचेगा मैं जो कुछ भी अभी कर रही हूँ वही है। माँ भी फैसला ले रही है, कोई बाप हो रहा है, कोई एक आइडेंटिटी ले रही है, क्या वाकई में वो आइडेंटिटी भी डिसीजन ले पा रही है उसको? आइडेंटिटी को डिसीजन लेना ही नहीं है। तो हमारे लिए भी चलते हैं, हमारे रिश्तों को परिभाषित करते हैं। इन शब्दों की परिभाषा पूर्व निर्धारित है। जब एक माँ निर्णय लेती है तो वो माँ डिसीजन लेती भी है, या वो उसी पूर्व निर्धारित परिभाषा को पूरी तरीके से उसमें अपने आप को रख के, उस फ्रेम में अपने आप को रख के तब डिसीजन लेती है। अगर उस माँ का भी डिसीजन उस मोमेंट का है तो बात को हम क्या कहते हैं? नहीं, अगर डिसाइड करने ही लग जाए तो फिर माँ नहीं रहेगी ना। माँ का मतलब ही यही है कि जिसको पहले ही पता है कि सिद्धांत कहे थे उन्होंने, माँ एक सिद्धांत है, माँ रिश्ते का नाम नहीं है, माँ एक आइडियल का, एक प्रिंसिपल का नाम है। और उसको पहले ही अच्छे से ये फीडिंग है कि क्या करना है, समझ रहे हैं? माँ एक बंडल है अपने इंटरेस्ट्स और अपने डिसइंटरेस्ट्स का। अपना भी कहना नहीं होगा। माँ का अर्थ ही यही है कि ये प्रिय है और ये अप्रिय है, इसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं है। ये प्रिय प्रिय हटा दो तो माँ भी नहीं बचेगी, ये प्रिय अप्रिय हटा दो तो माँ नहीं बचेगी। बेटा अगर प्रिय नहीं रहा, बेटे का शरीर अगर प्रिय नहीं रहा तो माँ कहाँ बची? कोई ऐसी माँ देखी है? अगर जो उसका प्रिय प्रिय का भाव है ये हटा दीजिए तो अब माँ कहीं नहीं बची। आप जो भी हैं जो उस वक्त फैसला कर रहे हैं, आप हैं ही वही जिसको पहले ही बहुत साफ साफ पता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या करना है। इंटरेस्ट्स एंड डिसइंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट्स एंड डिसइंटरेस्ट्स, ये इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट ही योग्य अयोग्य का चयन करते हैं। इनको तो ये कहने का हक भी नहीं है कि हम चयन करते हैं। ये तो बस होने दे रहे हैं। इस बात को जाने देंगे थोड़ा गहराई से। ये समझ में आ रही है यार? नहीं, सिर्फ एक ही समय पे हम एक लड़की होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम पर्सन कैन बी अ मदर, एन एम्प्लॉय, डिसाइपल, तो उस समय वो चयन करना होता है। तब आप उन सबका सम टोटल होते एक ही हो, तब आप उन सब का सम टोटल हो, पूरे तरीके से सम टोटल। जो कन्फ्लिक्ट होती है ना, वो कभी एक समय पर नहीं होती, वो समयों के बीच होती है। बेटे में और पति में लड़ाई चल रही है, किसी एक क्षण पे कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है 12:55 पे जो एंटिटी थी
और 12:58 पे जो एंटिटी है उसमें लड़ाई है। अभी जो सोच रहे हो और 3 मिनट पहले जो ख्याल था उसमें। किसी भी समय पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कुछ एक ही हो, उससे अधिक कुछ नहीं है। आप कुछ एक ही हो और उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं। किसी एक समय पर वही हो, और जो वो है उसे कोई चयन करना है नहीं। उसको ठीक ठीक पता है, पता भी नहीं है, वो है ही वही, a bundle of interests and disinterests. He does not need to decide, he is that. अभी अगर इतना आसान अगर ये बात है तो फिर क्यों हम तो ये सब सोचते ही हैं कि ऐसा कर लेते, अच्छा हमने ये कर लिया, हमारे पास ये था और हम ये कर लेते, तो फिर अगर हमें था ही करना ही वही था तो फिर क्यों ऐसी चीजें रहती हैं? क्योंकि मेमोरी है, मेमोरी और आइडेंटिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि मेमोरी है। आप 2 साल पहले बहुत अच्छे बेटे थे और आपको अच्छे से याद है कि माँ के लिए क्या क्या कर डालते थे। आज आप एक समर्पित पति हो, पर वो याद तो बनी हुई है ना, याद तो बनी हुई है। और जिस क्षण में वो याद उठेगी, कोई आएगा बाहर से स्टिमुलस, कुछ आपने देख लिया या माँ ही सामने आ गई, कोई फिल्म देख ली, कोई सीरियल देख लिया, जब वो याद उठेगी तो अभी जो हो रहा है और जो हो रहा था उसका अंतर दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल सामने आएगा। वही कन्फ्लिक्ट है, वही कन्फ्लिक्ट है। मेमोरी हटा दीजिए तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। भूखे को बहुत अच्छे से पता है कि उसको ज़मीन पर गिरी हुई ही रोटी खा लेनी है। दिक्कत तब होती है जब उसे याद आता है कि कल तक वो साफ सुथरे बर्तन में खाता था। जो भूखा है वो सिर्फ भूखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन पर गिरी रोटी उठा करके खा लेने में। कन्फ्लिक्ट उस क्षण पैदा होगी जब रोटी हाथ में होगी और उसको पिछली रात याद आएगी जब वो बिल्कुल साफ बर्तन में चमकते हुए चम्मच के साथ खा रहा था। अब दिक्कत होगी पैदा। वो मेमोरी ना आए तो कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसा जब जो जैसा है वैसा वो, अगर ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो सकता कि हम पूरे तरीके से जब भूखे हैं तो जो भूखे का इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट है उसको ही फॉलो कर लेते हैं। भूखे का एक ही इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट है कि मैं पेट बजाऊं और खा जाऊं, पर आप सिर्फ भूखे रह नहीं पाओगे। रोटी तोड़ोगे, अगले ही क्षण कुछ कौंधेगा, कुछ और याद आ जाएगा। याद आ जाएगा कि कभी आप एक स्टूडेंट भी थे और आपने पढ़ा था कि पेट से बढ़कर भी कुछ होता है दुनिया में, और अब कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी, रोटी खाई नहीं जाएगी। जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में कोई भी काम कंप्लीशन के साथ हो नहीं रहा, टोटलिटी में रेसिड्यू हमेशा है के नहीं, काम कंप्लीशन तो आगे की बात हो गई। काम की जो शुरुआत ही है, जो निर्णय ही लिया जा रहा है कि करें कि ना करें, शुरू करें कि ना करें, वही वास्तव में निर्णय है नहीं। अंतरून जो बात पीछे से कही थी वही है।
वो वास्तव में निर्णय है नहीं। ये दावा कर पाना कि निर्णय है नहीं। आप जो हो वो करोगे ही, उसमें निर्णय लेने का ना न लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, बिल्कुल कोई सवाल नहीं पैदा होता। निर्णय का मतलब है मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन जो कभी भी था नहीं। आप समझ रहे हो ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसा नहीं कि आपने फैसला किया है कि मैं दूसरा निर्णय लूंगा नहीं। जो वो एंटिटी है जो उस वक्त कृत्य कर रही है वो और कुछ कर सकती ही नहीं है। इस बात को गहराई से जाने दीजिएगा कि बड़ी ये बेचारगी की हालत है। आप ये दावा ही ना करें कि हमने ऐसा कर डाला, भाई तुम और कुछ कर सकते नहीं थे। मतलब एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं एक भूखे का रोल प्ले कर रहा हूँ उस समय रोटी बन रहा है, जैसे ही स्टूडेंट ध्यान आएगा तो रोटी नीचे हो जाएगी। और फिर जो स्टूडेंट ध्यान आया और फिर जो बेचैनी उठी, वो उस बेचैनी के अलावा और कुछ उठ सकता ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि वो गुरु के बताए आदर्शों पे चलता है। और गुरु का आदर्श था कि नाहम बेहासमी। अब ये जो स्टूडेंट है इसकी प्रोग्रामिंग ये तड़पने की, भूखे की प्रोग्रामिंग ही थी, भूखे की प्रोग्रामिंग ही थी रोटी चबा जाने की। वो सिर्फ पेट है, धूल में पड़ी हुई रोटी भी उठाएगा, पोंछेगा। और जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो आदर्शों का पिटारा है। गुरुजी ने कुछ थमा दिया था, वो उन्होंने ले लिया था और वो उसी पे। स्टूडेंट का तड़पना पक्का है, भूखे का रोटी उठाना पक्का है। भूखा रोटी उठाने का निर्णय नहीं करेगा, रोटी उठाने का नाम ही भूखा है। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पर समय का भी कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई दो एंटिटीज है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि एक तो वो है जो भूखा है और एक वो है जो रोटी उठा के खा रहा है। ये दोनों एक ही रहेंगे, सदा एक रहेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो ये बात समझ जाए उसको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मैं हूं कहाँ, मैं हूं ही नहीं। तो ये कहना कि योग्य अयोग्य कर्म का हम वर्ण करते हैं, बात ही, सवाल ही गलत है, फ्रेमवर्क ही गलत है। कहीं कोई चयन हो नहीं रहा, कहीं कोई चयन हो नहीं रहा। बीवी पति के साथ नहीं होगी तो और किसके साथ होगी? माँ बेटे को खाना नहीं देगी तो किसको देगी? बेटे का फेवर लेती तो वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बार अगर जैसे माँ है वो जज है और उसका बेटा कुछ गलत काम किया तो उसने उसको दोषी करार दे दिया और सजा दे दिया, तो यहाँ पे शायद उसने डिसीजन ले लिया। नहीं, कोई डिसीजन नहीं लिया। जज है नहीं, आइडियली ऐसा क्या होता है, या फिर सर ये काम बोले थे कि एक माँ है उसका बेटे ने लड़ाई किया तो आइडियली उसे क्या करना चाहिए, तो अपने बेटे का फेवर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ की प्रोग्रामिंग में ही शामिल है। हम सबने अपनी माओ से थप्पड़ खाए होंगे, हम किसी से पीट के आए हैं, तो बाहर भी पिट के आ रहे हो, घर में ही पिटो। ये शामिल है, इसमें कोई निर्णय नहीं होता है, ऐसा ही होना है। तो मतलब हम हर एक्शन में अपना इंटरेस्ट ही देखते हैं? आप नहीं देखते हैं। हर एक्शन और इन एक्शन अपने आप हो रहा है, उसको देखने वाला कोई मौजूद नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया और मुझे लगा मैंने कुछ बहुत गलत किया, बाद में लगा, मुझे आगे से लगेगा कि अगर कुछ बोलेगा तो मैं अब नहीं मारूंगी, वो बाद में लगेगा ना, तो अब मैं आगे मारूंगी नहीं। कुछ भी हो सकता है, जो लगा उसके बाद फिर कुछ और भी लगेगा, फिर कुछ और भी लगेगा।
फिर कुछ और भी लगेगा, उस सब के सम टोटल से एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। वो फिर तय करेगी क्या करना है, आइडेंटिटी को करने दीजिए, आप उसमें तब भी कभी नहीं रहेंगे, आप उसमें तब भी कभी नहीं रहेंगे। मतलब कि स्पॉन्टेनियसली जो भी हो रहा है वो सब जो भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है उसके लिए शायद पीछे से कुछ प्रोग्रामिंग है, लेकिन हर टाइम वो भी नहीं होती। हर टाइम सिर्फ वही होती है, हर टाइम सिर्फ वही होती है। अंदर की बात जो हमें पश्चाताप होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज कुछ चेंज हो जाती है पहले से, और पश्चाताप भी सिखाई हुई चीज़ है, वो भी डिफरेंट आइडेंटिटीज। आपको भी सिखा दिया जाए मत पछताओ। बहुत बच्चे होते हैं जिनको ट्रेनिंग यही दी जाती है बचपन से, कुछ भी कर लेना, चौड़े रहना, पछताने का नहीं। गलती बड़ी से बड़ी कर लो, चौड़े रहना, नो रिग्रेट्स। तो नहीं पछताते। पछतावा भी तय करता है कि मुझे कब पछताना है। वो पछतावा भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप पछता रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, आप नहीं पछता रहे। पछताना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। क्रिश्चियंस आमतौर पे ज़्यादा पछताएंगे, वहाँ पर पछताना बड़ी अच्छी बात है, पछताते ही रहेंगे, पछताते ही रहेंगे। भागवत पंथी होते हैं थोड़ा कम पछताएंगे, यहाँ पछताने का रोल ज़्यादा नहीं है। अगर किसी तरीके से किया जा सकता कि आपकी रिकॉर्डिंग की जा सकती, कम से कम उन मोमेंट्स की जब आइडेंटिटी एकदम घनी होती है, उस समय पर फिर वो रिकॉर्डिंग फिर आपको दिखाई जाती, तो आप उसको पहचानने से ही इनकार कर दें, ये तो मैं नहीं हूँ। कर चुके हैं कई बार, उनको दिखाया गया है कि उन्होंने कमरे में कैसे बिहेव किया है और उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि हम ये कैसे कर सकते हैं। मेरे से कैसा हुआ? अच्छा, नीति में थर्ड पेज पे वो है इट इज़ क्लाउडी। तो इट इज़ क्लाउडी तो वो भूख हो गई, तो उसका रिस्पॉन्स ये होता है ठीक है इट इज़ क्लाउडी, इट विल रेन इफ इट डज। मैंने पास्ट को यूज़ करके कहा कि यार पहले तो पिज्ज़ा खाते थे, पहले दाल रोटी खाते थे, दुखी हो गए, तो वहाँ पर इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ अ मिजरेबल डे बन गया। वरना बारिश आती, आप भीगते या नहीं भीगते जो भी होता, मगर वो मिजरेबल नहीं होता। अब आइडेंटिटीज में भी एक बड़ी मज़ेदार आइडेंटिटी है, नोअर की। मुझे तो पता है, मैं तो फैसला करता हूँ, मैं तो फैसला करता हूँ, मैं सोच समझ के चलता हूँ, मैं चयन करता हूँ। और ये मजाकों में सबसे बड़ा मजाक है। हमने अभी तक तो जो आइडेंटिटीज उठाई वो बड़ी सरल हैं, वो साफ साफ दिख भी जाती हैं कि हाँ भूखा है तो चुरा के खा लेगा, हो जाता है, उसके लिए पेट के अलावा कोई सत्य नहीं, माँ के लिए बेटे के अलावा कोई सत्य नहीं, दिख जाता है। एक और आइडेंटिटी होती है जो ये दावा करती है कि मैं सारी आइडेंटिटीज को देख रहा हूँ, नोअर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं तो वास्तव में निर्णय करता ही हूँ। जिनको ये पता ही हो कि हाँ वो जो मोमेंट्स होते हैं तो उसमें तो जो है वो बस कर ही रहा है, कोई फैसला नहीं है, उनके लिए तो फिर भी सरल अपेक्षया इस बात को जान ही जाना।
लेकिन जो आदमी है जो कहता है मैं इसको जानता हूँ और मेरे निर्णय आइडेंटिटी से हटके होते हैं, वो बड़ी गहराई से फंसा हुआ है। वो चतुर आदमी है, वो चतुर आदमी है। ये आदमी सबसे ज्यादा कनिंग भी होगा। कनिंग भी होगा, हालत भी इसकी थोड़ी बेचारगी की होगी, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि मैंने जो सूत्र है वो पकड़ लिया है, जान तो गया हूँ मैं। अब ये फंसा रहेगा कि जानने के बाद भी चैन क्यों नहीं मिलता, जानने के बाद भी उचित कर्म क्यों नहीं हो पाता। जानता तो हूँ पर जो मौका आता है तो हाथ पांव कांप जाते हैं, अंदर से गहरा विश्वास नहीं रहता कि दिस इज जस्ट दी थिंग। अभी फंसे, एक तरफ तो इसका मन इसे बताएगा कि तू होशियार है, तू जानता है, तू ऑटोमेटिक थोड़ी ही है, तू तो सोच समझ के करता है, तू मैकेनिकल नहीं है, आइडेंटिटी बाउंड नहीं है, तू तो सोच समझ के करता है। दूसरी ओर जो इसका जीवन है वो इसको कुछ और ही कहानी दिखाएगा। इसकी हालत बड़ी बेचारगी की रहेगी, समझ रहे हो ना? इसकी हालत वैसी ही है कि जैसे आप एक गणित का सवाल लगाने बैठे हैं और आप देखिए कि आपने बिल्कुल सही प्रक्रिया फॉलो करी है, सही फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेशंस भी गलत नहीं है, और आंसर बार गलत आ रहा है। कभी ऐसी स्थिति हुई है? यथेंद्र की रोज होती है। सब कुछ ठीक किया है, सब कुछ वैसे ही किया है जैसा वो सैंपल एग्जाम्पल में था, ठीक फॉर्मूला, ठीक स्टेप्स, आंसर तब भी नहीं सही आ रहा। हाँ, अब आप बिल्कुल झल्ला जाओगे, और जिस आदमी से सवाल हल ना हो रहा हो उसके लिए तो फिर भी कुछ बचता है। वो कहेगा हल अभी हो नहीं रहा, इस आदमी ने हल कर डाला, सारे सही सिद्धांत लगा दिए, पर जीवन अभी भी बता रहा है कि तू गड्ढाई है, अभी क्या करे, अभी क्या करेगा। इसको यही लग रहा है कि मैं तो निर्णय लेता हूँ और उचित निर्णय लेता हूँ और मुझे सारी बातें पता है, मैं होशियार हूँ। पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इसको, कंसेप्चुअल। और जिंदगी अभी भी फुस, गर्मी अभी भी नहीं, तेजी अभी भी नहीं, चलते के घर को है, पहुंच के घर को जाते हैं, सब बंड का बंड हो जाता है। ये आदमी बड़ी गहराई से फंसा हुआ है। बुद्ध ने योग्य योग्य के आगे दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, हित और प्रिय। हित और प्रिय, बहुत ध्यान से इनका अंतर समझना होगा। प्रिय तो पहले ही है, आप जो हो उसके साथ उसका प्रिय अप्रिय लगा ही हुआ है, वो अपने प्रिय प्रिय की गठरी भर है, जिसको हमने कहा था इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट। साफ साफ पता है कि भूखे को क्या प्रिय है, साफ साफ पता है कि पत्नी को क्या प्रिय है, साफ साफ पता है कि कंजूस को क्या प्रिय है। हित बिल्कुल अलग बात है, एक बिल्कुल ही अलग चीज है। हित बिल्कुल ही अलग चीज है। हित क्या है? हित क्या है? हित क्या है?
हम अपने प्रिय अप्रिय तो जानते हैं, हित नहीं जानते। हम अपने प्रिय अप्रिय तो जानते हैं, हित नहीं जानते। क्या है हित? क्या है हित? जान भी नहीं सकते शायद, क्योंकि उसमें बड़ा डैमेज है। खुद जानेंगे तो वो अप्रिय हो जाएगा, हित अप्रिय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें अप्रिय होती हैं वो हितकारी होती हैं। मतलब नॉट ईच वन ऑफ देम, बट कोई चीज़ मुझे हितकारी किसी ने बताई, दूसरा ही शायद ये बता पाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके लिए कुछ भी चीज़ करने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए अहितकर रोटी वाले को से नहीं पता होता कि अहितकर है। तो हित है क्या? हितकर पहले ही तुमने तय कर लिया है। हित माने क्या? इसको करने से कुछ इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? जो कर रहा है, कौन कर रहा है? चोर का हित क्या होगा फिर? तो अगर चोर का डेवलपमेंट होना है तो महाचोर है। तो हित वो तो नहीं हो सकता जिसमें आपका डेवलपमेंट हो। So, जब आपने प्रिय लिखा तो comes with the प्रिय component comes with the identity, तो probably it वो होगा जो that either breaks or takes you away from that identity, something like this. उसकी आत्मा को लाभ दे। क्या दे? उसकी आत्मा को लाभ दे, उसके जो आइडेंटिटी को लाभ दे। आइडेंटिटी गुलाम है। आइडेंटिटी को जो लाभ दे, लाभ दे, लाभ दे। अच्छा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आइडेंटिटीज़ की वजह से, तो हितकारी जो भी चीज़ होगी वो शायद वो होगी जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दे, जो इस लड़ाई को थोड़ा कम कर दे। फॉरगेटफुलनेस नहीं, मतलब यू वोंट फॉरगेट इट, इट इज़ देयर बट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। भूख लगी, खा लिया, ये हुआ, ये हो गया। लेकिन हित को समझने के लिए अहित भी तो पता होना चाहिए। और अगर हित तो रहित फिर तो कंपैरिजन होगा। कैसे पता चले कि क्या प्रिय है और हितकारी क्या है? हित किसमें है? प्रिय अप्रिय तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनमें कोई शोध करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो हो वही प्रिय है और वही अप्रिय है वहीं पर। बिल्कुल ठीक बात है ना ये? वो तैयार ही बैठे हैं। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ अभी, किसी और से बात ही नहीं कर। आपको वही दिख ही रहे हैं अभी, और कुछ दिख ही नहीं रहे। वही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये प्रिय अप्रिय की गठरियाँ बैठी हैं। अब हित बताइए। आइडेंटिटी से हट के कुछ बात कर रहे हैं या समझने की कोशिश करें तो हित जो प्रिय और अप्रिय की गठरी है उसकी हित का कोई अर्थ नहीं है क्या? वो हित समझ भी कैसे पाएगा? नहीं समझ पाएगा, समझ नहीं पाएगा और भुगतेगा। इतना तो करना होगा। उसी को फिर कर्मफल कर्मदंड भी कहते हैं। मतलब होता है जो किसी को खुशी दे, प्रिय, और किसको दे खुशी? उस व्यक्ति को। और आप जो हो उसका एक ही काम है, क्या? खुश होना। सर हित का मतलब होता है आनंद दे, और प्रिय का मतलब होता है खुश या दुख, खुश करे, और अप्रिय दुखी करे। लेकिन हित का मतलब होता है जो आनंद दे, खुशी और दुख से ऊपर।
गलत भी तो नहीं बोल रहे हो ना कि उसको कह ही दो कि गलत है। प्रिय प्रिय निकटनी है उसके ऊपर या फिर नहीं हो पाएगा। एक नई कला विकसित करनी पड़ती है अपनी ही बात को काटने की। पुराना कहा गया है वही दुश्मन बन जाता है। अपनी ही बात को फिर काटो, नए तरीके से बोलो। रोहित ने जो कहा था वो बात बड़ी मार्के की है। प्रिय अप्रिय तो किसी के है, हित जरा बारीक चीज है। जब कुछ नहीं होगे तभी हित दिखाई पड़ रहा होगा। जब कुछ नहीं होगे तभी हित दिखाई पड़ेगा। दूसरा, प्रिय अप्रिय एक आइडेंटिटी के लिए एक मोमेंट में होता है। एक आइडेंटिटी के लिए एक मोमेंट में होता है। हित जो होता है किसी एक का नहीं होता। जो शुभ है वो शुभ ही है, जो हितकारी है वो हितकारी है। वहां पे किसके लिए ये सवाल बेमानी हो जाता है। बस ये ठीक है, किसके लिए ठीक है ये बात आप नहीं पूछ सकते। और अगर इसका आंसर आपको साफ साफ मिल रहा है कि मेरे लिए हितकारी है, तो फिर अभी आप हित की नहीं प्रिय की ही बात कर रहे हैं। ये सवाल नहीं बता पाओगे, उत्तर नहीं दे पाओगे कि ये हित किसका है। इसमें अक्सर हम भाषा में ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अपना हित देखते हुए काम करना। ये बड़ी उल्टी बात है। जब तक अपना हित देख रहे हो तब तक वो हित है ही नहीं। हित चीज ही कुछ दूसरी है। अपने तो सिर्फ स्वार्थ होते हैं, उन्हीं का नाम प्रिय प्रिय है। अपने तो सिर्फ लाइक्स डिसलाइक्स इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट होते हैं। हित एक दूसरी ही चिड़िया है, वो सार्वजनिक होता है। Something without involvement or individuals। जैसे एक रूम है उसमें आप इत्र छिड़क दीजिए, अब वो पूरे रूम में सुगंध है, जिसकी नाक बंद होगी वो नहीं सूंघ पाएगा। और नाक बंद होने का मतलब है वो प्रिय अप्रिय वाला ब्लॉकेज। उससे भी ज्यादा कह दो कि मच्छर मारने की दवाई छिड़क दीजिए, जिसकी नाक बंद भी हो उसे भी फायदा होगा। मच्छर मारने की दवाई छिड़की गई है, आप अपनी नाक बंद कर लीजिए, चाहे कमरे में छुप जाइए, फायदा तो आपको होके रहेगा। हाँ, आप दावा कर सकते हो कि बदबू आ गई, दवाई गंदी थी, लेकिन आपको लाभ हो रहा है। हित ऐसी चीज है। हाँ? अरे यार, उदाहरण है। अब ऐसे तो नहीं, उसने ठीक है बात, उसने महीन कही है, क्योंकि ये जो उदाहरण है वास्तव में प्रिय का ही उदाहरण है। ठीक है, पर उदाहरण है तो बात समझो। कोई ऐसी दवाई छिड़की जा रही है, अब ऐसे लोगों जो सारे लोगों की सारी बीमारियां हटा देंगी, एवरी लिविंग फॉर्म की। अब ठीक है, वो फूल पौधे घास मच्छर सुअर आदमी सबके काम आएगी। अब ठीक है, पर उसमें भी ये प्रिय की ही बात है, क्योंकि जिसका हित हो रहा है वो कौन है? वो देह है। तो अभी भी ये हित नहीं है, इसीलिए कहा था हित की बात जरा बारीक है, जरा बारीक है। अभी हम सब संकेतों में समझ सकते हैं। अभी तो हम इसीलिए हित कई बार बड़ा प्रिय लग सकता है, कई बार बड़ा अप्रिय भी लगेगा। जब प्रिय लगेगा तो ये धोखा हो जाएगा कि हित मीठा होता है,
जब अप्रिय लगेगा तो ये धोखा हो जाएगा कि कड़वा होता है, ना वो मीठा होता है ना वो कड़वा होता है। कृष्ण कभी तो ऐसा लगता है कि यारों के यार है सुदामा, कभी ऐसा लगता है कि सबसे बड़े मक्कार हैं। न वो किसी के यार हैं न मक्कार हैं। सुदामा से कोई व्यक्तिगत दोस्ती नहीं निभा रहे हैं और दुर्योधन से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं निकाल रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो धर्म है, वही हित है, वही हित है। लेकिन इसको जैसा दिखाया गया है, डिटेल्स में मत जाइए, आप उदाहरण है बताने के लिए कि कभी मीठा लगेगा कभी कड़वा लगेगा, पर उसका काम न मीठा होना है न कड़वा होना है, उसका काम बस उचित होना है, वही है, वही। उसमें भ्रम हो जाते हैं कई बार। अगर कुछ समय तक जो आपका हित है वो आपके प्रिय से कोइंसाइड कर जाए तो आपको ये लगने लग जाता है कि जो आपका हितेक्षु है वो आपको कुछ मीठा ही देगा, पर जो हितकारी आदमी है, जो हितकारी स्रोत है, वो आपके प्रिय प्रिय को देख के तो चलेगा नहीं। किसी दिन अचानक कुछ कड़वा आ जाना है और फिर आपने जो फॉर्मूला बना लिया था मन में, वो फॉर्मूला हैरान रह जाएगा, कहेगा मैं तो दिस वॉज नॉट प्रिडिक्टेड, ये कहाँ से आ गया, ये तो सोचा नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गई बात, आप समझ नहीं पाएंगे। प्रिय अप्रिय और हित में कोई संबंध है ही नहीं, इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रिय अप्रिय पूरे तरीके से बेहोशी की बातें हैं, पूरे तरीके से। इस जगत में सिर्फ प्रिय अप्रिय ही है और कुछ भी नहीं है। जो तीन गुण हैं वो सिर्फ प्रिय अप्रिय जानते हैं अपना, और कुछ नहीं जानते। हर चीज अपना प्रिय अप्रिय जानती है। सबको पता है किधर को जाना है किधर को नहीं जाना है। मुर्दे को भी पता है। मुर्दा जिस खाट पे पड़ा हो उसको टेढ़ा कर दीजिए, वो एक तरफ को चल देगा। और आप चाहते हैं कि उधर को ना चले तो आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। आप उसको रोक रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। मुर्दा पड़ा हुआ है एक खाट पर, उसको करिए टेढ़ा, वो भी लुढ़क चलेगा एक तरफ को। ये करीब करीब वैसा ही है कि जैसे एक भूखा आदमी रोटी की तरफ को लुढ़क चले। मुर्दा खाट टेढ़ा करने पे एक तरफ को लुढ़क चला, उसमें और एक भूखे आदमी के रोटी की तरफ लुढ़क चलने में कोई अंतर है नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कोई विशेष अंतर नहीं है ही नहीं, कोई अंतर नहीं है। आप बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकते हैं कि मुर्दे को लुढ़कना प्रिय है, और आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे होंगे, आप सर्वथा ठीक बात कह रहे होंगे। ये ऑब्जेक्शन मत उठाइएगा कि प्रिय अप्रिय तो जिंदा लोगों को होते हैं ना, नहीं, प्रिय अप्रिय मुर्दों को ही होते हैं। एक कामुक आदमी का एक औरत या मर्द की तरफ भाग चलना और इस मुर्दे का यूं लुढ़क लेना बिल्कुल एक बात है, कोई अंतर नहीं है। वासना से भरा हुआ आदमी बिल्कुल ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने फैसला करा है एक दिशा में जाने का। बिल्कुल दावा गलत होगा। उसको लगता है तो लगता रहे, उसको लगता हो ऐसा तो लगता रहे। वो सिर्फ वही कर रहा है जो प्रिय है उसका। मुर्दा भी वही कर रहा है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। प्रिय अप्रिय और हित में कोई बहुत दूरी है, कोई समानता नहीं, कहीं कोई ओवरलैप भी नहीं है।
बिल्कुल ही कहीं कोई ओवरलैप नहीं है। इस बात को हम जब ध्यान से समझेंगे तभी जो अगली बात बुद्ध ने कही है समझ में आएगी। वो बड़ी आमतौर पे मिस इंटरप्रेटेड रहती है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि क्या कहा है? प्रयोग का संग न करें और कभी अप्रयोग का भी करें। प्रयोग का आदर्शन दुखद होता है और अप्रयोग का दर्शन भी दुखद होता है। मतलब समझ रहे हो? प्रिय अप्रिय दोनों तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देंगे। दुश्मन के मिलने पर दुख होगा और दोस्त के बिछड़ने पर दुख होगा। दुश्मन के मिल जाने पे दुख होगा, दोस्त के बिछुड़ जाने पे दुख होगा। तुम दुख ही इकट्ठा कर रहे हो प्रिय अप्रिय पे चल के। प्रिय अप्रिय का अर्थ ही है दुख का संचय। यही दुख है, यही गांठ है दुख की। तो बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि मैं कोई दोस्त नहीं बनाता क्योंकि मैं दुश्मनी भी नहीं चाहता। हम अक्सर ये कहते हैं कि प्यारा मिल जाए और कमीना बिछुड़ जाए, दूर हो जाए। समझ रहे हो? न प्रिय का संग करें न अप्रियों का संग करें। नहीं कहा जा रहा है कि प्रिय का संग करो, अप्रिय से दूर रहो। आप जो हैं, जो आपका सत्य है, उसके लिए वेदांत में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है असंग। अष्टावक्र बार बार कहते हैं तू असंग है, तू असंग है, तू असंग है। तो वो है जो कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकता। तो वो है जिसके साथ होने के लिए कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है। तू अकेला है, तू केवल है, तू असंग है। वही बात है, बुद्ध कह रहे हैं संग न करो, क्योंकि संग करने में तुम अपने स्वभाव से दूर चले जाते हो। न प्रिय का न अप्रिय का। जहाँ प्रिय है, जहाँ अप्रिय है, जहाँ लाइक्स हैं, जहाँ डिसलाइक्स हैं, वहाँ ही गहरा दुख है, गहरा दुख है। इस बात की एप्लीकेशन समझिएगा। ये सारी बातें, फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लाइक, बी योरसेल्फ, गो इनटू योर इंटरेस्ट, ये सिर्फ प्रिय अप्रिय के तल की बातें हैं जो कुछ विशेष दे नहीं देंगी। यहाँ पर बुद्ध एक डॉक्टर की तरह बैठे हुए हैं, चिकित्सक की तरह। उनका सारा ध्यान बीमारी पर है, सारा ध्यान बीमारी पर है। कोई दुखी आदमी आपके सामने आता है, बेधड़क एक बात तो आप स्पष्टतः कह ही सकते हैं, कुछ बहुत प्रिय या कुछ बहुत अप्रिय है इसको, अन्यथा दुख कहीं से आता नहीं। हाँ, तो बुद्ध अभी उस डॉक्टर की तरह है जो आपको बता रहे हैं कि आपके दुख कहाँ से उठ रहे हैं। बुद्ध आपसे कह रहे हैं या तो दोस्त बिछुड़ गया है या दुश्मन करीब आ गया है। तो कह रहे हैं ना दोस्त बना ना दुश्मन बना, ना दोस्त बना ना दुश्मन बना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक सूना जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। बुद्ध ने जहाँ प्रिय अप्रिय से बचने को कहा है, वहां पर हमें हित की भी तो बात बोली है ना, हित की। अब यही कहा है कि योग्य कर्म वही जो हित से जुड़ा है। तो न दोस्त न दुश्मन, कुछ और, न प्रिय न अप्रिय, कुछ और, कोई और ही आधार हो जीने का, कोई और ही आधार हो संबंधों का। ये नहीं कि वो मुझे पसंद है और वो मुझे पसंद नहीं है,
वो अपने शब्दों पर ही ध्यान दे लिया करें। फलाने की ये हरकत मुझे सख्त नापसंद है, तुम्हें नापसंद नहीं है, तुम वो नापसंदगी हो। ये ना कहो कि मैं कुछ हूं जिसे कुछ नापसंद है, तुम कुछ हो नहीं। उसी नापसंदगी का नाम है इस वक्त पे मोहन, वही तुम्हारी पहचान है। तुम और कुछ नहीं हो। तुम्हें नफरत है किसी से, तुम और कुछ हो ही नहीं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम नफरत हो। तुम नफरत हो। उस वक्त पे तुम्हें ये कहने का हक भी नहीं है कि मैं रुचि हूं, मैं सिद्धार्थ हूं। हक ही नहीं है। तुम नफरत हो और दुख हो, और दुख हो।